नीलम गुप्ता इस वीडियो में उन सभी गर्भवती माताओं को बताऊंगी कि माँ के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस एमनियोटिक फ्लूइड का बढ़ जाना, जिसे अपन पॉलीहाइड्रोएमनियाज कहते हैं। ये पॉलीहाइड्रोएमनियाज होता क्या है? ये एमनियोटिक फ्लूइड जो एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, उस नॉर्मल रेंज में तो बच्चे का विकास हो रहा था, बच्चे से उछल कूद रहा था, वो कुशन का काम कर रहा था, उसे चोट नहीं पहुंच रही थी, टेम्परेचर मेंटेन कर रहा था, उसकी उंगलियां नहीं चिपक रही थी, अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेशर नहीं पड़ रहा था। सारे काम उस एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से हो रहे थे, लेकिन वो नॉर्मल रेंज में था। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो फिर अपन इसको पॉलीहाइड्रोएमनियाज कहने लगते हैं। ये बहुत कम महिलाओं में 0.9%, 100-125 महिलाओं में एक महिला को होता है। और इसके जो कारण होते हैं, मैटरनल कारण भी होते हैं, माँ की वजह से भी हो सकता है कुछ डिफेक्ट हो, बच्चे की वजह से भी होता है जो डिफेक्ट होते हैं। कभी कभी तो 50% में तो कारण ही नहीं मालूम पड़ पाता, कि कोई कारण ही नहीं होता, ना कोई मैटरनल में कोई डिसीज होती है, ना कोई फीटल में कोई एबनॉर्मलिटी होती है। और 50% केस में बिना किसी कारण के सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन पानी का बढ़ जाना पॉलीहाइड्रोएमनियाज कहलाता है। पॉलीहाइड्रोएमनियाज कभी कभी, जो जैसे मैंने बताया कि मैटरनल कारण, महिलाओं को डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज़ का महिला को मालूम ही नहीं पड़ पाता, उस गर्भवती महिला को, कि उसका ब्लड शुगर बढ़ गया है। कई तो जैसे मैंने बताया पहले से होती हैं, लेकिन डिक्लेयर नहीं हो पाता। किसी को 5 मंथ्स के बाद हो जाती है, इसको अपन जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अगर हमको आज ये बात पहले से मालूम होती कि हम ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी आने के पहले, तो उसका ट्रीटमेंट हो गया होता। अगर 5 मंथ्स के बाद भी अगर मालूम पड़ जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं ना डाइट में ध्यान देती हैं, ना उनको अपने ब्लड शुगर के बारे में मालूम होता है। ऐसी स्थिति में जब महिला डायबिटीज़ होती है तो उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है, उस बच्चे का भी ब्लड शुगर बढ़ा हुआ उसको सप्लाई होता है प्लेसेंटा के थ्रू। और जब बच्चे का ब्लड शुगर बढ़ा होता है तो यूरिन भी एक्सक्रीट ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड 2 चीज़ों से बनता है, 2 चीज़ें, और कभी कभी जो मेम्ब्रेन और बच्चे की स्किन 5 मंथ्स के पहले सेक्रेट करती है, ऐसे सब से मिलकर वो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। अब जो सप्लाई हो रही थी बच्चे में, तो एक तो ग्लूकोज की वजह से वो अधिक हो रही है फीटस में सप्लाई, लेकिन जो यूरिन एक्सक्रीट हो रही है वो अधिक मात्रा में हो रही है। जब अधिक मात्रा में होगी तो स्वाभाविक है कि एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ेगा, क्योंकि डायबिटिक की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का बढ़ना स्वाभाविक है। कभी कभी क्या होता है कि ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है, ट्विंस प्रेगनेंसी, ट्रिपल प्रेगनेंसी ऐसे होती है। ट्विंस प्रेगनेंसी में मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी, जिसमें एक ही फर्टिलाइज ओवम से 2 शिशु बनते हैं, 2 बेबी एक ही जाइगोट से 2 में अंडा जो है 2 में डिवाइड होकर वो फर्टिलाइज जो जाइगोट है इस तरह से 2 को बनाता है। ये कारण ये होता है, जो माँ की जो प्लेसेंटा है जिसके वजह से जो ब्लड सप्लाई हो रही है, अगर माँ में हार्ट की या किडनी की डिसीज रही हो तो फ्लूइड ज़्यादा होता है, फ्लूइड से वो एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा बन जाता है। जो माँ होती है उसको ब्लड ग्रुप पहले ही चेक करा लेना चाहिए। जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो एनसी प्रोफाइल लिखते हैं, उसमें सारा टेस्ट होते हैं, लेकिन वो ब्लड ग्रुप भी टेस्ट नहीं करा पाती, तो माँ का ब्लड ग्रुप रहता है नेगेटिव, पिता का रहता है पॉजिटिव, बच्चा पॉजिटिव बन जाता है, तो एबॉर्शन के समय या डिलीवरी के समय, पहली डिलीवरी के समय ब्लड मिक्स हो जाता है और एंटीबॉडी बच जाती है माँ में। जब प्रेगनेंसी आती है तो ये एंटीबॉडी बच्चे के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है और इरेथ्रोब्लास्टोसिस की स्थिति हो जाती है, उससे भी एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है माँ में कभी प्लेसेंटा में ट्यूमर पाया गया है, और प्लेसेंटा के ट्यूमर की वजह से भी वो एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है।
जिसको अपन कोरियो एंजियोमा ट्यूमर कहते हैं, प्लेसेंटा ट्यूमर। ये सब तो अपने मैटरनल कारण हो जाते हैं। बच्चे की एबनॉर्मलिटी की वजह से, जो फीटस पल रहा है उसकी बच्चे की वजह से भी, एबनॉर्मलिटी की वजह से भी फ्लूइड बढ़ जाता है। बच्चे में क्या एबनॉर्मलिटी रहती है, जैसे मैंने शुरू से ही बताया था, क्रोमोसोम से एबनॉर्मलिटी आ जाए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए, कुछ महिलाएं हेल्थी डाइट का ध्यान नहीं रखती हैं, फोलिक एसिड की टेबलेट नहीं लेती हैं और इसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, ब्रेन विकसित नहीं हो जाता। जब ब्रेन विकसित नहीं होगा एनकेफेली हो जाएगी, एनकेफेली होगी तो उसके सारा जो सिस्टम का विकास सही नहीं होगा, जीआईटी सिस्टम का नहीं होता। जो बच्चा निकलता है, जैसे बताया था मैंने, फीटस यूरिन के द्वारा तो वो एक्सक्रीट होता है, बढ़ता है, और जो निकलता है उससे वो कम होता है। लेकिन जब वो उसको निकल नहीं पाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ना है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जब उसका जीआईटी सिस्टम, जो ब्रेन विकसित नहीं हुआ, स्कल विकसित नहीं हुआ, उसकी जो मेम्ब्रेन बाहर की तरफ रही, तो फ्लूइड का बढ़ना स्वाभाविक हो गया। एंटी डायरेटिक हार्मोन बनते हैं, वो नहीं बने तो यूरिन भी ज़्यादा मात्रा में होता रहा। स्पाइनल बाइफिडा हो जाता है, जो स्पाइन कैनाल होती है वो क्लोज नहीं हो पाती और ऐसे ही बच्चा जन्म ले लेता है। जब उसका बर्थ होता है तो जिसको अपन मेनिंगोसील भी कहते हैं। अब ये जो एबनॉर्मलिटी आ रही है, क्लेफ्ट प्लेट हो जाता है बच्चे की, तो वो सॉइल नहीं कर पाता। नेक में मांस बन जाता है, वो नहीं कर पाता, सॉइल नहीं कर पाता, जिस तरह से उसको निकलना चाहिए फ्लूइड को नहीं निकलता। तो ये एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 50% तो मालूम ही नहीं पड़ता किस वजह से हुआ है। ना कोई मैटरनल कंडीशन होती है, ना कोई फीटल में एबनॉर्मलिटी होती है। जब डिलीवरी हम करते हैं, पूरे समय में जब डिलीवरी करते हैं, बच्चा ठीक निकलता है, लेकिन 50% कारण होते हैं। 20% तो ये चांसेस रहते हैं कि इस तरह से हो, 80% डिलीवरी ठीक ठाक हो जाती है। 20% में थोड़ी एबनॉर्मलिटी का आने का वो रहता है खतरा। लेकिन ये एबनॉर्मलिटी भी हम अगर समय पर, आज हमने डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, जिसमें अल्फा प्रोटीन चेंज हो जाती है, अगर हमें ब्लड से मालूम पड़ जाता तो हम टारगेट स्कैन करा लेते और उस टारगेट स्कैन में एबनॉर्मलिटी आने पर हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को करा लेते। ब्लड ग्रुप होता उसका भी हम ट्रीटमेंट ले लेते एनटीटी का। डायबिटीज़ होती उसका भी हम ट्रीटमेंट ले लेते, डाइट कंट्रोल करके और ट्रीटमेंट के द्वारा वो भी ठीक हो जाती। वो हमारे ध्यान ना देने की वजह से ऐसा होता है। जब महिला, जब उसको 8वां महीना चल रहा होता है तब उस समय आती है। लेकिन ये पॉलीहाइड्रोमेनास की कंडीशन में 2 तरह का होता है। एक एक्यूट होता है तो 5 मंथ्स के बाद होता है, 20 वीक्स के बाद, और एकदम से 2-3 दिन के अंदर तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को होता है, अचानक तेजी से बढ़ता है और बहुत कम लोगों को पाया जाता है। तो वही अपन उसको फ्लूइड को निकालना होता है। लेकिन जो ग्रेजुअली होता है, जिसको क्रोनिक कहते हैं, बहुत दिनों से थोड़ा 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 बढ़ता चला आता है, उसको अपन क्रोनिक कहते हैं। ज़्यादातर यही वाला फ्लूइड पाया जाता है। इस तरह का फ्लूइड का बढ़ना ज़्यादातर महिलाओं को मिलता है। जब वो 7वें 8वें के आसपास आती हैं, जब 30 वीक्स के बाद उनको मालूम पड़ता है कि उनका पेट बहुत बड़ा सा हो रहा है, उनको डिस्कम्फोर्ट लग रहा है, सांस नहीं लेते बन रहा है, लेट जाती हैं तो भी नहीं सांस लेते बन रहा है, कभी खड़ी होती हैं तो नीचे से बहुत प्रेशर आ रहा है, वेरिकोस वेन डेवलप हो गई हैं, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम होने लगती हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम में डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर जब चेकअप करता है तो देखता है कि हाँ, वास्तव में बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत उसका एब्डोमेन टेंस है, उसके अंदर जो उसको फील होने चाहिए ऑर्गन वो फील भी नहीं हो रहे हैं, ना उस बच्चे की पोजीशन का पता लग रहा है। कभी कभी जो इंटरनल एग्जामिनेशन करता है तो देखते हैं कि वो उसका थोड़ा मुंह खुल गया है, और मतलब बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं, सर्विक्स जिसको ओस कहते हैं, तो वो खुल गया है और उसमें मेम्ब्रेन भी दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में तो वो कहेगा डॉक्टर कि आप है ना सोनोग्राफी कराइए, और सोनोग्राफी कराता है वो। सोनोग्राफी में जैसे मैंने बताया था कि जब उसकी सोनोग्राफी करते हैं तो कई सोनोग्राफी में एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके, चारों का सम करके, अगर वो 25 से ऊपर आता है तो सीवियर ओलिगो होता है। अगर वो एक उसका सबसे जो डिपेस्ट वर्टिकल कॉलम होता है उसका अगर वो करते हैं, अगर वो 8 से मेजर करते हैं तो 8 से और 11 के बीच में आता है तो अपन माइल्ड कहते हैं।
जब ये 11 से 15 के बीच में आता है तो मॉडरेट कहते हैं, और जब वो 15 से ऊपर हो जाता है तो अपन सीवियर कहते हैं। जब अपन उसकी सोनोग्राफी कराते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन है, अगर सीवियर होती है तो वही जो उसकी सांस की प्रॉब्लम, उल्टी जैसा, नॉजिया, वॉमिटिंग सब लगता है उसको। माइल्ड में तो कुछ नहीं करना है, मॉडरेट में भी इतना खास कुछ नहीं करना है, बेड रेस्ट की सलाह देना है कि उसको चलना फिरना कम है, रेस्ट करना है, और जब डिलीवरी का समय हो तब उसे आना है, लेकिन उसे हेल्थ प्रोवाइडर के संपर्क में रहना है। लेकिन जब वो सीवियर होता है, सीवियर में हम उसे एडमिट करते हैं। एडमिट करके अगर हमको लगता है कि हमें उसका फ्लूइड निकालना चाहिए तो हम उसका फ्लूइड निकाल कर अपना 37 वीक होने का इंतजार करते हैं, फिर डिलीवरी को हम इंड्यूस कर देते हैं। अगर इस दौरान एमनियोटिक फ्लूइड हमने एक बार निकाला अगर वापस बनता है तो हमें सेकेंड बार भी उसको निकालना होता है, और जो उसको है ना नॉजिया वॉमिटिंग जैसा लग रहा था तो उसको हमें फिर एंटासिड, ये दवाइयाँ जो भी उसके साथ की प्रॉब्लम होती हैं वो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। कभी कभी क्या होता है प्रीमेच्योर, क्योंकि ये जो बच्चा है इतना ज़्यादा फ्लूइड होता है ना, बच्चे की स्थिति तो मालूम पड़ती नहीं है, फ्लूइड रहता है तो नीचे की तरफ प्रेशर लगता है, और अगर हम इस फ्लूइड को नहीं निकालेंगे तो उसका जो प्रेजेंटेशन है, जो उसकी लाई है, वो समझ में भी नहीं आएगी ना, प्रेजेंटेशन कभी फिक्स हो पाएगा। तो और उसके साइड से कभी कभी कॉर्ड साइड से निकलने लगता है इतने फ्लूइड की वजह से, और जब फ्लूइड की वजह से कॉर्ड निकलने लगता है तो तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। अगर प्रीमेच्योर में मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तब भी हमको उसको प्री टर्म डिलीवरी थोड़ा समय के पहले 34-35 वीक्स में करानी पड़ती है, क्योंकि ये ना फिर हम इंजेक्शन देंगे कार्टिकोस्टेरॉइड का, लंग डेवलपमेंट होगा, फिर डिसीजन ले लेंगे। अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, कार्ड प्रोलैप्स हो रही है, बच्चे को पूरा खतरा है, तो ऐसी स्थिति में करेंगे, नहीं तो हम 37 वीक का इंतजार करेंगे। 37 वीक में डिलीवरी कराएंगे, लेकिन उसमें भी डिलीवरी में भी जैसे मैंने बताया था कि माँ को डायबिटीज़ होती है, कंट्रोल नहीं करती, तो जो बच्चा मैक्रोसोमिक बेबी हो जाना डायबिटिक में, क्योंकि बच्चा है ना कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, 4 किलो से भी ज़्यादा निकल जाता है, और शोल्डर डिस्टोसिया हो जाता है। जब बेबी को हम डिलीवरी कराते हैं तो वो शोल्डर डिलीवर नहीं हो पाता, और जो माँ की बर्थ कैनाल है उसमें भी टीयर होने का खतरा रहता है। तो ये सब चीज़ें हमको पहले से ही कंट्रोल में, माँ को अगर डायबिटिक है तो पहले से ही दवाइयाँ देके चलना होता है। जैसे अपने को मालूम पड़ता है जीटीटी का टेस्ट कराया, ब्लड शुगर है, तो हम दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं कि बच्चा मैक्रोसेमिक बेबी ना हो पाए। यूटेराइन इनर्शिया हो जाता है, समय किसी का निकल जाता है, पोस्ट मैच्योर हो जाता है, और वो जो पेन्स आने चाहिए नहीं आ पाते, तो फिर उसको इंड्यूस करना पड़ता है। जब डिलीवरी करा रहे होते हैं तो डिलीवरी के बाद पीपीएच होने का खतरा रहता है, डिलीवरी के बाद जो खून जाता है वो ज़्यादा मात्रा में जाने लगता है, इसलिए डॉक्टर को चाहिए जब वो पॉलीहाइड्रोमाइनस की डिलीवरी कराने जा रहा है तो उसे पूरा डायग्नोसिस होना चाहिए, और जो पेशेंट है, जो गर्भवती महिला है, उसको भी पूरा हेल्थ प्रोवाइडर के संपर्क में रहना है, हमेशा उसको हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते आके वॉच करना है क्या उसकी स्थिति चल रही है, और हेल्थ प्रोवाइडर को चाहिए कि वो उसको हमेशा देखेगा और माँ को टेंशन नहीं लेना है। जब डिलीवरी कराएगा तो उस डॉक्टर के दिमाग में भी कि पॉलीहाइड्रोमाइनस का केस है, इसको पीपीएच हो सकता है, वो उसको पूरी तरह से मैनेजमेंट करके उसकी डिलीवरी कराएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।